Hello students, today's topic is basic programming skill according C language। तो इसमें हम लोग कवर अप करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज करेंगे तो उसमें टू वे से जो स्टेटमेंट राइट की जाती है, एज ए लॉजिकली हम लोग उसमें राइट करते हैं, एज ए अरिथमेटिकली उसमें हम लोग राइट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसके अंदर होती है ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन, जिनको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो ये टू टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जो सी में हम लोग यूज करते हैं, एज ए अरिथमेटिकली एंड लॉजिकली। तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग मतलब उन ऑपरेटर्स को लेकर प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो सी लैंग्वेज में लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंगली से डिवाइड किया हुआ है। तो इस वीडियोस में हमें यही कवर अप करने हैं ऑपरेटर्स जो है। तो इसमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हैं, लाइक जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनको हम लोग अभी यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो जो ऑपरेटर्स है बेसिकली जो उसका जो रोल होता है एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करना होता है। तो सी जो स्कोर करती है रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, और उसमें जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स रहेंगे जो हमें एज ए सिंबलाइज जो कीबोर्ड के ऊपर नजर आते हैं, तो उनको लेकर हम लोग चलेंगे। उसमें बहुत सारे सिंबल है, जैसे इक्वल टू है, एस्टेरिस्क है, डॉट है, कॉमा, एंड, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल, बहुत सारे ऑपरेटर्स है। और इनको हम लोग जब यूज करेंगे तो वो मैथमेटिकली और लॉजिकली मैनिपुलेशंस के लिए यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग ऑपरेटर्स को प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं तो बेसिकली जो डेटा होता है उसे मैनिपुलेट किया जाता है और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू कैलकुलेटिंग, थ्रू लॉजिकली, कंडीशनली जो हम लोग एक्सप्रेशंस में राइट करते हैं। तो सी के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे ये टोटल 8 ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो ये मतलब टोटल 8 हैं जिनको कैटेगराइज किया हुआ है, और इनके अकॉर्डिंगली इन सभी को हम लोग आज इस चीज को मतलब कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेटर है जो हम लोग यूज करते हैं। तो हमें ये पता ही है जब हम लोग कोई कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये ऑपरेटर चाहिए। तो जब भी आपकी कोई कैलकुलेशन होएगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो जो उसके अंदर बिल्ड इन टाइप्स होंगे तो उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करना है एज ए मैथमेटिकली। तो उसमें हमें ये मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करेंगे जो ऑपरेटर्स के अंदर है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है एंड मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर है जो हम लोग यूज करते हैं। तो इन ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। और ये जो इंटीजरली इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, तो इस केस में अगर हम लोग कोई एक्सप्रेशंस को किसी भी टाइप से मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली से यूज करवाना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका आंसरिंग होगा वो एज ए इंटीजर ही आपको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं और दोनों का जो रिजल्ट आएगा एज ए इंटीजर्स में आएगा, तो इंटीजरली वो वर्क करेंगे। एज एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं, ए एंड बी, उनकी जो वैल्यू है 14 एंड बी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये सारे हम लोग ऑपरेटर उस पर अप्लीकेबल करते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट रहेगा, ए माइनस बी करेंगे तो 10 आएगा, ए प्लस बी करेंगे तो 18 है, ए मल्टीप्लाई बाय बी 56, ए डिवाइड बाय बी अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसकी क्वोशिएंट वैल्यू निकालेगा, बिकॉज हमने वहां पर स्लैश को यूज किया हुआ है, और वो आपको उसका जो डेसिमल पार्ट्स होगा उसे टर्न कट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। और जो मॉडुलस ऑपरेटर्स है ए परसेंटेज बी, तो जहां पर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे, जहां पर उसका जो डिवीजन कर रहे हैं उसका रिमाइंडर पार्ट निकाल रहे हैं, तो वो आपको रिमाइंडर पार्ट शो करेगा 2। तो ये हमारे पास टोटल 5 ऑपरेटर हैं जो हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिकल्स में। अगर हम लोग इसको रियल्स पर एप्लीकेबल करेंगे तो रिजल्ट भी आपका रियल्स में ही आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आप उसे यूज करवाना चाहते हो, एज ए डेसिमल और एज ए एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, तो उसके अकॉर्डिंगली इसे यूज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो फ्लो टाइप वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ऐसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आंसरिंग इज आपका फ्लोटिंग्स में आएगा। और जो इसमें परसेंटेज जो है मतलब जिसको मॉडुलस ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो मतलब रियल ऑपरेंड्स के साथ यूज नहीं होगा।
तो यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर्स रियल नंबर के साथ, डेसिमल नंबर के साथ, ना फ्लोट ना डबल के साथ ये यूज होगा। बाकी सारे ऑपरेटर जो होंगे वो हम लोग मतलब रियल इंटीजर के साथ यूज करवा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ मैक्स मोड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जिनमें डिफरेंट टाइप के साथ हमने वेरिएबल्स को डाला हुआ है, उसके साथ उसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मैक्स मोड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी उसका उसी टाइप से होगा कि अगर सपोज हम लोग मैक्स मोड यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशन में, तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर ऑपरेंड जो होगा वो रियल टाइप का है, देन ओनली द रियल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। अगर हम लोग रियल्स के ऊपर वर्क करेंगे, अगर नहीं होगा, अगर इंटीजरल पार्ट है तो एज ए इंटीजरल ही आपको वैल्यू रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, एक हमारे पास मतलब डेसिमल वैल्यू है जो हम लोग यूज करवा रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो आंसर आपका मतलब फ्लोटिंग्स में रहेगा, रियल्स में रहेगा। जैसे 15 डिवाइड बाय 10.0, 15 इज द इंटीजर एंड 10.0 इज द रियल नंबर, तो आंसरिंग इज द रियल्स, तो 1.5 आपको रिटर्निंग करेगा। अगर आपके पास दोनों ही नंबर जो है वो इंटीजरली टाइप के हैं, मतलब 15 डिवाइड बाय 10 अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो इंटीजर्स में आएगा, मीन्स डेसिमल पार्ट नहीं आएगा उसके अंदर। मतलब इस चीज को हमें देखकर चलना है आगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इस चीज को हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो बेसिकली जो हम लोग कोई कंपैरिजन वगैरह करते हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग इनको यूज करेंगे। मोस्टली मतलब कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड द वैल्यू ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज द आइदर वन और द जीरोस। मतलब कि ट्रू और फॉल्स में होती है वैल्यूज। वन मतलब जीरो, वन मतलब ट्रू एंड जीरो मतलब फॉल्स। मतलब कि जब भी आपकी वैल्यू आएगी रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, तो वो ट्रू और फॉल्स में आएगी, या तो वन आएगी या जीरो आएगी। वन आएगी तो डेट मीन्स की आपकी ट्रू वैल्यू है, अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब फॉल्स है वैल्यूज। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज करेंगे कि जब हमने दो कंपैरिजन करने हों, या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, जब वेरिएबल को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तब हमें ये हेल्पफुल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर हैं सी के अंदर 6 रिलेशन ऑपरेटर हैं जो हम लोग यूज करते हैं। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। मतलब इसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं जो रिलेशनली हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो जहां पर भी हमें कोई भी कंडीशंस आएगी, उस कंडीशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो इसके बगैर हम लोग कंडीशन को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग कोई कंडीशनली किसी एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, तो उसमें एडिशनली मतलब यूज करवा सकते हैं। मतलब ये भी एक कंडीशन पार्ट के लिए हम लोग यूज करवाते हैं। तो जब भी हमें इनको यूज करना है, सपोज हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशंस है जिनको एक साथ हमने कंपेयर करना है, तो वहां पर अलग अलग स्टेटमेंट में नहीं डालेंगे, सिंगल स्टेटमेंट में उनको बाइंड आउट करके इन ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स रहेंगे, और वो ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर वर्क करेंगे। लाइक जैसे एंड ऑपरेटर्स है, और ऑपरेटर्स है, नॉट ऑपरेटर्स है, तो इनको लेकर हम लोग चलेंगे। तो लॉजिकली ऑपरेटर एंड और अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजंस, देन हमने इनको यूज करना है। वो हमें देखना है कि कहाँ पर एंड लगाना है और कहाँ पर और लगाना है। तो एज एग्जांपल कि अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो वैल्यूज, दो ऐसे एक्सप्रेशन है जिनके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। सपोज ए को बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और एक्स को 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हेल्पफुल होएगा कि जैसे ए इज ग्रेटर देन बी एंड सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स इक्वल टू 10, क्या एक्स की वैल्यू 10 के इक्वलेंट है, क्या ए मोर देन बी है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू रहेगी तब आपका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो उस केस में हमें हेल्प होएगा
जो एंड ऑपरेटर है दो एक्सप्रेशन को बाइंड करने में हमें हेल्प करता है, जब मल्टी कंडीशंस को टेस्ट करने में हमें हेल्प करता है, तो उस केस में हम लोग ये एंड को यूज करेंगे। तो जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है हम लोग यूज करते हैं एंड और दोनों को लेकर चलेंगे। तो अगर हमारे पास ऑपरेंड जो हैं, जो एक्सप्रेशन 1 या ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 या एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, तो दोनों का जो कंपैरिजन करने के बाद वैल्यू 0 या 1 आएगी, या तो 0 होगी या नॉन 0 होगी। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हमें एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है या और ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली जो रिजल्टिंग आपको शो करेगा कि अगर एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हमें दोनों वैल्यूज या दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे नॉन 0 चाहिए होंगे, तब आंसर आपका ट्रू रहेगा। एज एग्जाम्पल की अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो नॉन 0 है, सेकंड एक्सप्रेशन भी नॉन 0 है, तो एंड के अकॉर्डिंगली उसका जो रिजल्ट होएगा वो ट्रू रहेगा, 1 मीन्स ट्रू, एंड और के अकॉर्डिंगली भी उसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर एक ऑपरेंड जो है वो नॉन 0 है, दूसरा 0 है, मतलब दोनों अपोजिट हैं, तो अकॉर्डिंग टू उनका आंसर जो एंड में होगा वो 0 होगा, क्योंकि एंड में हमें चाहिए होता है कि जितने भी आपके पास ऑपरेंड्स होंगे जो एंड के साथ बिल्डर किए हुए हैं, ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू होने चाहिए। अगर ट्रू होंगे तब आपका आंसर जो होगा ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। मतलब अगर वैल्यूज अपोजिट है, एक्सप्रेशन अपोजिट रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, एज एग्जांपल कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर आपका फॉल्स नहीं रहेगा। अगर दोनों ऑपरेंड जो होंगे ट्रू होंगे तो आंसर इज ट्रू एंड के अकॉर्डिंगली। अगर और के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं कि और में अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तब भी आंसर आपका ट्रू रहेगा, अगर कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू रहता है तो आंसर आपका ट्रू रहेगा। मतलब एक वैल्यू अगर आपकी ट्रू है और एक जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है तो आंसर इज ट्रू, तो उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। अगर दोनों ही मतलब फॉल्स होंगे तो दोनों केसेस में आंसर भी आपका फॉल्स ही रहेगा। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर एंड लगाना है और कहाँ पर और लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज करवा सकते हैं। तो एज एग्जांपल कि जब हम लोग इसको कंडीशनली यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास दो टाइप के होंगे जो इन लेटर हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, जो मतलब स्टेटमेंट्स होंगे। एक ऑपरेटर होगा कंडीशनल ऑपरेटर्स इफ एंड टेनरी ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। मतलब उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट इफ के साथ हम लोग मतलब बाइंड आउट करेंगे कंडीशन को, और जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसमें भी हम लोग कंडीशन को बाइंड आउट करेंगे, और ये आगे जाके हमें कई पार्ट्स में इसे यूज करना है। एज ए कंडीशनली एज ए लूपिंग में हम लोग इसको यूज करेंगे, तो उस केस में ये हेल्पफुल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग एज और सैलरी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर एज जो है 55 है एंड सैलरी जो है लेस देन 1000 है, तो इसके अकॉर्डिंगली उसकी कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी जो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों कंडीशन हो ट्रू होगी तब भी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर सेकंड नंबर में हम लोग जाए तो वहां पर नंबर इज लेस देन 0 होना चाहिए या नंबर इज ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। अगर 0 से मतलब 1 से लेकर 99 तक या 1 से लेकर 100 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी तब इसका आंसर फॉल्स होएगा, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू रहेगा। मतलब इन दोनों कंडीशन में नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100 दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू रहेगी तब भी आपका आंसर ट्रू रह जाएगा, मतलब ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें मतलब डिसीजंस लेना है, कंडीशन यूज करनी है, तो तब हमें रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग यूज कर सकते हैं। वो हमें मतलब उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि कहाँ पर एंड लगाना है, कहाँ पर और लगाना है। इसमें आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो वैल्यू असाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें एक ही ऑपरेटर है जो हम लोग यूज करते हैं, वो है इक्वल टू। मतलब कि जब हमें कोई भी वैल्यू को या कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है और उसको रिजल्ट को किसी वेरिएबल्स में डालना है, तब हमें ये हेल्पफुल होएगा। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमारे पास जो यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल टू है जो हम लोग यूज करते हैं, और इनको हम लोग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंगली भी यूज करवा सकते हैं। तो अगर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना है तो हमें चाहिए वेरिएबल्स
ऑपरेटर्स इक्वल टू एक्सप्रेशन, जब हम लोग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर सारे वो होंगे जो अरिथमेटिकल के साथ रिलेट करेंगे, तो उनके साथ हम लोग यूज करा सकते हैं एज ए एग्जांपल कि असाइनमेंट ऑपरेटिंग हमारे पास जो है, सपोज हम लोग वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल जैसे a इक्वल टू a प्लस 1, a में कोई ना कोई वैल्यू है तो राइट हैंड साइड उस वैल्यू को एब्सोल्यूट करेगा, प्लस उसमें 1 प्लस होएगा, एंड जो उसका नियर वैल्यू आएगा वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। या फिर हम लोग a1 की वैल्यू जो है a के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग ये सिंपल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग दो ऑपरेटर को यूज करवा रहे हैं, इक्वल टू एंड प्लस, और सिमिलर थिंग इज यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। बट जब हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमें जो एडवांटेज रहता है इस केस में कि हमें वेरिएबल्स को 2 बार यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए को हम लोग यहाँ पर 2 बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए के अंदर ही ऑपरेशन होनी है, तो जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसमें 1 प्लस करना है, तो हम लोग सीधा वहां पर लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको भी यूज करवा सकते हैं। अगर हमें वैल्यू पास आउट करनी है तो वो नॉर्मली हम लोग पास कर देंगे a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 100 या a इक्वल टू a1, ऐसे भी हम लोग डाल सकते हैं, वो सीधी वैल्यू पास आउट कर रहे हैं। अगर a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 कर रहे हैं तो इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो कि a मल्टीप्लाई इक्वल टू n प्लस 1, या a डिवाइड बाय इक्वल्स n प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2 ऑपरेंड इकट्ठे लिख रहे हैं तो कंप्यूटर इसको 1 ऑपरेटर मांगता है, और इसके अकॉर्डिंगली एडवांटेज आपके पास ये रहता है कि वेरिएबल को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार ही आप उसे राइट करोगे और फिर उसके साथ इन शॉर्ट हैंड जो ऑपरेटर है वो यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट कर देगा। तो जो हमें हेल्पफुल होएगा कंप्रेस करने के लिए, जहाँ पर आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो लेंथी नेम के साथ यूज किए जाएंगे, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, तो यूजफुल उसका जो है वो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है 3 एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन, व्हाट हैपन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नीड नॉट टू बी रिपीटेड एंड देयरफॉर इट बिकम द इजियर टू राइट। मतलब जो लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है उसको राइट साइड में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हमें मतलब वो उसका टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपका वो वेरिएबल बहुत लेंथी वेरिएबल होता, जहाँ आपका कुछ ऐसा वेरिएबल थोड़ा सा वो एक्सप्रेशनली हम लोग राइट करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में होता है उसका नेम, तो हमें राइट करने में डिफिकल्ट आएगी, तो वो एक बार हमने राइट किया तो दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, द स्टेटमेंट इज मोर कंसिस एंड इजियर टू रीड, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर हम लोग क्या ऑपरेटर यूज करवा रहे हैं। एंड स्टेटमेंट इज मोर इफिशिएंट, क्योंकि एक तो वो कंप्रेस फॉर्म में आ गई, दूसरा वो हमें उसकी रीडेबिलिटी इजीली मिल जाती है, तो वो एक इफिशिएंट वे है, तो हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो एडवांटेज आपके पास ये है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सपोज कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई वेरिएबल को यूज कर रहे हैं नेम को, लाइक जैसे वैल्यूज ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, अगर उसके अंदर किसी वैल्यू को हमने डालना है किसी वेरिएबल को, तो ऐसे राइट करेंगे कि वैल्यू और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डेल्टा, ऐसे हम लोग डाल रहे हैं, तो बजाय इसके 2 बार लिखने के हमें वहां पर वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वल टू डेल्टा सीधा ऐसे राइट करना है, तो वो वैल्यू हमें दोबारा राइट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हम लोग इसके अंदर करवा सकते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो इसमें अगर हमें एज ए प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को लेकर चलना है कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर को भी यूज़ करना है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करवा सकते हैं, और ये हमें हेल्पफुल करेंगे इस केस में। तो एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो इस केस में हम लोग एक प्रोग्राम राइट करते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हमारा जो डेज टू मंथ में हमें कन्वर्ट करना है, कि हमें डेज एंटर करवाने हैं एंड आफ्टर दैट उसके मंथ एंड डेज को कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो उसमें जो हम लोग अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे, तो इसमें हमारे पास पहले प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम के अंदर studio.h जो हेडर फाइल है पहले इंक्लूड करेंगे, एंड कॉमन इनपुट आउटपुट के लिए कुछ फंक्शन हमें चाहिए होगा, तो जो गेट h है, गेट
कैरेक्टर है एंड क्लियर स्क्रीन है, उसके लिए हम लोग इनको यूज करेंगे। और मेन में अंदर जाकर हम लोग राइट कर रहे हैं कि कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, लाइक एज ए मंथ जो हमने कैलकुलेट करना है एंड डेज। तो जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो वहां पर पहले मैसेज जो है हम लोग को प्रोवाइड कर देंगे कि बाहर से जो वैल्यू एंटर्स होगी वहां पर हम लोग राइट करेंगे एंटर द डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग राइट करेंगे। एंड उसके लिए हमारे पास फंक्शन scanf है जो हमें हेल्पफुल होएगा। तो उसमें हम लोग %d डाल के वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे, रेफरेंस ऑफ डी में डेज के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। तो जो scanf होगा वो वैल्यू इनपुट करवाएगा कीबोर्ड से, और वो यूजर से वैल्यू एंटर करवाने के बाद उसे नंबर्स में कन्वर्ट करके डेज में डलवा देगा। एंड आफ्टर दैट इस पर हमने कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मंथ जो हमने पहले कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हमारे पास टोटल मंथ्स हैं, टोटल डेज हैं, तो उनको हम लोग इस एक्सप्रेशन के साथ राइट कर सकते हैं कि डेज डिवाइड बाय 30। तो जो उसकी क्वोशिएंट वैल्यू रहेगी वो हमारे मंथ रहेंगे। अगर उसके हमें डेज निकालने हैं कि रिमेनिंग डेज कितने हैं उस मंथ के, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेज वेरिएबल्स अगेन यूज करेंगे, और डेज के अंदर हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर जो है परसेंटेज डालेंगे और उसके साथ 30 के साथ डिवाइड कर देंगे। मतलब इससे आपकी एक वैल्यू जो होगी मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी उसके डेज जो होंगे कैलकुलेट होंगे। एंड आफ्टर जो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने जहाँ पर ऊपर राइट किए 2 बार, और उनके अकॉर्डिंगली मंथ और डेज में न्यू वैल्यूज आई हुई है, तो उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर printf के थ्रू डिस्प्ले करा देंगे। पहले मंथ को करवाया एंड फिर उसके बाद डेज को करवा दिया। वेटिंग्स के लिए getch हमने यूज करवा दिया। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो सिंपली हम लोग यूज करते हैं। जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट से पहले हम लोग यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करवा देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली इस चीज को अगर हम लोग यूज करेंगे, कंट्रोल F9 किया मैंने, तो टोटल डेज मैंने राइट कर दी यहाँ पर 234 डेज मैंने राइट कर दिए। और इसका अकॉर्डिंगली मंथ जो बने वो 7 मंथ बने एंड डेज जो है वो 24 हुए। तो ये इजीली कैलकुलेट करके आपको शो अप कर रहा है। तो जैसे होता है कि हमारा कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट परफॉर्म करता है, तो वो कुछ इस बेस से होएगा कि हमें वहां पर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेकर चलना है और उसको यूज करना है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको जहाँ पर जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करवाना है, तो थोड़ा सा वो पार्ट भी इसके अंदर हम लोग यूज करवा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग डाल देंगे % इक्वल टू, और फिर हमें ये राइट करने की जरूरत नहीं है 30 124 डेज के अकॉर्डिंगली 4 मंथ 4 डेज हो गए। ऐसे हम डिफरेंट टाइप से डलवा सकते हैं। 6 मंथ 20 डेज। तो इन शॉर्ट हैंड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वहां पर करना है जहां पर सेम वेरिएबल में अपडेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करवा सकते हैं। तो ये हमारे जो अरिथमेटिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं। शॉर्ट हैंड जो ऑपरेटर है वो हमने यूज किए। इसमें आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब जो नेक्स्ट बिट वाइज ऑपरेटर है वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको, बिकॉज ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बिट लेवल पर वर्क करते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। क्योंकि वहां पर जैसे कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, तो उसका जो अपना इंटरनल जो उसका फॉर्मेट रहता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है, तो उस पर वो मैनिपुलेशन होती रहती है। अगर हमने कोई डेसिमल वैल्यूज को डायरेक्टली मैनुअल मतलब बाइनरीज में कन्वर्ट करके उस पर मैनिपुलेशन करना है तो हम लोग करवा सकते हैं। तो वो सी हमें ऑफर्स करती है बिट वाइज ऑपरेटर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इनको यूज करवा सकते हैं। और ये जो ऑपरेटर्स होंगे वो बिट को टेस्टिंग के लिए यूज किए जाएंगे, शिफ्टिंग के लिए यूज किए जाएंगे, जो राइट और लेफ्ट के साथ हम लोग शिफ्ट करवा सकते हैं। तो वो जो ऑपरेटर है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे जो एज ए बिट वाइज है। और बिट वाइज ऑपरेटर जो होंगे वो करैक्टर और इंटीजर पर एप्लीकेबल होंगे, फ्लोट और डबल पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हमें ये पहले देखना कि जो वैल्यू हम लोग राइट कर रहे हैं वो इंटीजरली होनी चाहिए और करैक्टरली होनी चाहिए, क्योंकि इनको स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली बाइनरीज में कन्वर्ट करना इजिएस्ट रहता है। तो जब भी हम प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन करेंगे
तो हमें इंटीजर पार्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सिंगल एंड हम लोग राइट करेंगे। अगर डबल राइट करेंगे तो वो हमारा लॉजिकल बन जाएगा, अगर सिंगल एंड यूज करेंगे तो वो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर बन जाएगा। ऐसे और है बिट वाइज ऑपरेटर। एक्स और कैप सिंबल यूज करेंगे, जो कैरेट सिंबल के साथ हम लोग नॉन जानते हैं इस चीज को। एंड लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हम लोग यूज करेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स, मतलब इसके अंदर 6 ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग बिट वाइज के लिए यूज करेंगे। एंड और एक्स और लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और इन्वर्शंस एज ए कॉम्प्लीमेंटिंग जो हम लोग यूज करेंगे। तो बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। बिट वाइज एंड ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं, सपोज हम लोग कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज को डलवा रहे हैं। सपोज ए की वैल्यू जो 10 है और बी की वैल्यू जो है 9 है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग इस चीज को लेकर चलेंगे तो जो उसका रिजल्ट होएगा, मतलब बाइनरीज के अकॉर्डिंगली, वो कुछ 8 बिट मशीन के अकॉर्डिंगली या 8 बिट स्ट्रिंग लेंथ बनेगी उसकी, वो जो बनेगी उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0 0 0 0 1 0 1 0 10 का होएगा। एंड बी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 0 0 0 1 0 0 1, तो वो 9 की वैल्यू रहेगी। तो इस पर अगर हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो दो ऑपरेंड को हमें यूज करना है यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड में। अगर हम लोग वहां पर लिख रहे हैं ए एंड बी, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली इस पर एक रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है कि अगर ऑल बिट जो होंगी ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स रहेगा। तो जैसे वो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, उसके अंदर अगर ऑल एक्सप्रेशंस ट्रू रहेंगे तो रिजल्ट ट्रू रहता है। इसमें ऑल बिट जो ट्रू होगी तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर जो बिट जो रहनी है ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लेकर चल रहे हैं तो 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो रूल के अकॉर्डिंगली अगर एक बिट आपकी 1 है दूसरी भी 1 है, मतलब कि दोनों 1 1 है तो आंसर इज 1, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक फॉल्स है मतलब 0 है दूसरी 1 है तो आंसर फॉल्स रहेगा। 1 और 0 है तब भी फॉल्स रहेगा, 0 0 है तो भी फॉल्स रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है इस चीज को। सपोज इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लेकर चलते हैं कि ए एंड बी का, अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं ए एंड बी, अगर उस एक्सप्रेशन को लेकर चल रहे हैं तो वहां पर हमारा जो रिजल्टिंग रहेगा इस केस में वो रहेगा कि राइट टू लेफ्ट साइड पर हमें एक एक बिट को कंपेयर करना है। जैसे इन दो बिट को, लास्ट 2 बिट को, ए और बी की लास्ट 2 बिट है उनको कंपेयर करेंगे दोनों को। अगर ये दोनों एक 0 है एक 1 है, इसका मतलब 0 और 1 के अकॉर्डिंगली आंसर आपका आना है 0, यहाँ पर 0 आ गया। 1 और 0 के अकॉर्डिंगली आंसर आपका आना है 0, 0 और 0 के अकॉर्डिंगली भी आंसर आपका 0 आना है। अगर 1 और 1 है तो आंसर इज 1, अदरवाइज 0 रहेगा। तो इस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर को अगर यूज कर रहे हैं ए एंड बी के साथ चल रहे हैं तो आपका आंसरिंग रहेगा 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ऐसे वो मैनिपुलेट करेगा। आगे और के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चल रहे हैं कि ए और बी के साथ अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो उस पर जो रूल एप्लीकेबल होता है वो होता है कि अगर कोई एक भी बिट ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें कि 1 और 1 का आंसर 1 रहेगा, 0 और 1 का भी 1 रहेगा, 1 और 0 का भी 1 रहेगा, 0 और 0 का 0 रहेगा। मतलब ऑल बिट अगर फॉल्स रहेगी तो आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज आंसर इज ट्रू, जो एंड का अपोजिट है। तो इस केस में अगर हम लोग चलते हैं तो ये लास्ट 2 बिट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो लास्ट बिट है 0 और 1 आंसर इज 1, 1 और 0 इज 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, और बाकी रिमेनिंग सारी 0 है तो आंसर इज 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ए और बी का। तो वहां पर आंसरिंग करेगा 0 0 0 0 1 0 1 1, ये आपका आंसर रहेगा। अगर एक्स और बिट हम लोग यूज कर रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो उसमें जो कंपैरिजन रहता है बिट्स का वो अपोजिट होना जरूरी है। अगर बिट्स अपोजिट है तो रिजल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। एज एग्जाम्पल अगर 1 1 करेंगे तो 0 रहेगा, 0 0 करेंगे तब भी 0 रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑपरेंड है। अगर एक ऑपरेंड 0 है एक 1 है तो आंसर इज 1, और 1 और 0 है तब भी आंसर इज 1। तो मतलब बिट अपोजिट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। अब इस केस में ये दोनों अपोजिट है तो आंसर इज 1, ये दोनों अपोजिट है तो आंसर इज 1, और ये दोनों सेम है तो आंसर इज 0, ये भी सेम है तो आंसर इज 0। इसके अकॉर्डिंगली ये आपको शो ऑफ करेगा।
अगर असाइनमेंट ऑपरेटर्स में शिफ्टिंग की बात करें तो इस केस के अकॉर्डिंगली अगर a लेस देन 3 अगर हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट 3 कर रहे हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा बाइनरी वैल्यू है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो यूजिंग है सिंगल ऑपरेंड पर हम लोग यूज कराएंगे। तो वो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लेकर चलें कि बाइनरीज वैल्यू ए की जो है वो 0 0 0 0 1 0 1 0 है, तो अगर a लेस देन 3 ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 3 बिट जो है वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 3 बिट को हमने अरेज कर दिया। तो आंसर आपका बना 0 1 0 1 0। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग 8 बिट के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मतलब कॉम्बिनेशन 8 बिट का होना चाहिए। तो 3 जीरोस हमने लेफ्ट कर दी वहां से और उसके अंदर फिल करेंगे 3 जीरोस राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट साइड से हमने अरेज की हुई है तो राइट साइड को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आंसरिंग बनेगा कि आपने 3 जीरोस राइट साइड में ऐड कर दी, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 ये आपका आंसर रहेगा। बट इस चीज को बड़े केयर करना है कि अगर आपका जो नंबर जो है वो पॉजिटिव है तब तो 0 से फिलअप करना है। अगर आपका नंबर नेगेटिव है, अगर -10 होता है जहाँ पर, तो जहाँ पर हमें जीरोस फिल नहीं करना है राइट हैंड साइड में, वहां पर हमें वंस को फिलअप करना है, मतलब 1 1 1 ऐसे आना है अगर नेगेटिव वैल्यू है तो। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब 0 को ही फिलअप करना है। और इसमें हमारे पास आ जाता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलेंगे तो राइट हैंड साइड में से मतलब जहाँ पर 2 बिट को हम लोग रेज कर रहे हैं, जितनी जहाँ पर हम लोग राइट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली करेगा वो। तो 2 बिट्स जो होगी राइट साइड से हम लोग डिलीट कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 2 बिट को मतलब 2 जीरोस को ऐड कर रहे हैं। और सेम रूल इस पर भी एप्लीकेबल होएगा कि अगर नेगेटिव है तो 1 के साथ फिलअप करना है, अगर अदरवाइज 0 के साथ फिलअप करना है। अगर लेफ्ट में से डाटा मतलब अरेज कर रहे हैं तो राइट को फिलअप करना है, राइट में से करवा रहे हैं तो लेफ्ट साइड को फिलअप करना है। बट हमें मतलब इस चीज को लेकर चलना है जो मैनुअली वे है। बट अगर कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिजाइन करेंगे तो सीधा यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे कि A=10 और उसके बाद अगर हम ये वैल्यूज को प्रिंट अप करेंगे A लेफ्ट शिफ्ट 3 अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो जो उसका आंसर होएगा उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी डेसिमल वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो ऐसे हम लोग इसको फिलअप करवा सकते हैं। एक इसमें आ जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो होते हैं वंस इंक्रीमेंट करना और वंस डिक्रीमेंट करना सेम वेरिएबल्स में। मतलब इसमें हमें अकॉर्डिंग टू लेकर चलना होता है इस चीज को कि वंस इंक्रीमेंट करना है या वंस डिक्रीमेंट करना है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस ये 2 ऑपरेंड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली मतलब वंस इंक्रीमेंट वंस डिक्रीमेंट। तो इसमें हमारे पास 2 फॉर्म रहेगी जो हम लोग यूज करेंगे। एक करेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ऑपरेटर जो है जैसे प्लस प्लस है वो या तो ऑपरेंड के आगे लगा होगा या फिर ऑपरेंड के लास्ट में लगा होगा। अगर ऑपरेंड लास्ट में लगा होगा तो डेट मीन्स की वो पोस्ट फिक्स हो गया, जैसे ये वाला पोस्ट फिक्स है बैक साइड वाला, और जो फ्रंट साइड वाला है ये प्री फिक्स है, क्योंकि एम से पहले प्लस प्लस लगा हो तो प्री फिक्स और एम के बाद जो लगा हुआ है तो पोस्ट फिक्स। तो अगर तो हम नॉर्मली इस चीज को यूज कर रहे हैं प्लस प्लस माइनस को सिंगल एक्सप्रेशन में इसको राइट कर रहे हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंक्रीमेंट होएगा चाहे वो बिफोर ऑपरेंड यूज कर रहे हो चाहे आफ्टर ऑपरेंड यूज कर रहे हो। बट अगर इसको एज ए एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली इसे डिजाइन करोगे तब उसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहेगी। प्रीफिक्स हमें लिखना है वहां पर जब पोस्ट फिक्स लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पर मेन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको लेकर चलें, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, a इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं एंड b वेरिएबल्स। तो क्लियर स्क्रीन और वेटिंग के लिए गेट ch में लास्ट में लिख रहा हूँ। अब जहाँ पर दोनों की वैल्यूज जो है अगर इसको हम लोग डिस्प्ले कराएं तो b में हमें फिलअप नहीं किया हुआ है
तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन डालना है। जो हम लोग एक्सप्रेशन अभी डालने जा रहे हैं वो हमारा है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा कि b इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर इस चीज को हम लोग लेकर चल रहे हैं, अगर हम लोग सीधा इसको ऐसे लेकर चल रहे हैं, प्लस प्लस इधर ऐसे यूज किया या प्लस प्लस ही साइड में हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो पोस्ट हो गया, जो पहले वाला था वो प्रीफिक्स था। तो इसमें आपका रिजल्ट क्या होगा, 11 रहेगी ए की वैल्यू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंपल अपना एक्सप्रेशन है। तो सिंगल ब्रांड ही जहाँ पर यूज हो रहा है एक्सप्रेशन के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पोस्ट लगाओ चाहे प्री लगाओ। बट अगर हम लोग इसको किसी एक्सप्रेशन में डालते हैं और तब उसका जो फैक्टिंग होएगा वो क्या होएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग ए की वैल्यू को शो करवाते हैं एंड बी की वैल्यू को शो करवाते हैं। तो मतलब रूल के अकॉर्डिंगली ये होना है कि पहले वो अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा, मतलब फर्स्ट ए जो होएगा अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा। मतलब वहां पर ए की जो वैल्यू होगी ए इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट सेकंड जो वो एब्सोल्यूट करेगा कि वो बी को वैल्यू साइन करेगा कि बी इक्वल टू ए। तो ए की जो लेटेस्ट वैल्यू है 11 वो बी में चली जाएगी। दैट मीन्स कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू 11 रहेगी। मतलब ए भी 11 रहेगा और बी की वैल्यू भी 11 रहेगी जब इसका ए एंड बी इज 11। अगर इस चीज को हम लोग पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो पोस्ट फिक्स में हमें जो यूज करना है वो प्लस प्लस को बाद में यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट रहेगा, पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर जो थोड़ा चेंजेबल है, तो पहले अपनी जो वैल्यू होएगी बी को साइन करेगा एंड आफ्टर दैट फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 10 थी तो पहले ए की वैल्यू जो होगी बी के अंदर जाएगी, मतलब बी की वैल्यू 10 रह जाएगी और फिर ए अपने आप में इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू जो होगी वो 11 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। ए इज 11 और बी इज 10। मतलब अगर तो नॉर्मली चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वन इंक्रीमेंट करेगा। बट अगर हम लोग किसी एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे तो वो हमें देखना है कि एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी हमने गलती से प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब पहले जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर उस सेम टाइप के वेरिएबल्स होंगे उनमें इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट आएगा। अगर प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट वन आपका जो ऑपरेटर जो ऑपरेंड आप यूज कर रहे हो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को लेकर चलेगा, रिमेनिंग जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सेम, जितने भी ऑपरेंड होंगे सेम नेम के, तो वहां पर आंसर आपका मतलब जो अपडेट वैल्यू के साथ आएगा। तो ये एक डिफरेंस रहेगा इस चीज में। तो हमें ये देखना है कि कहां पर प्रीफिक्स यूज करना है, कहां पर पोस्ट फिक्स को यूज करना है। तो इस पार्ट में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेम वेरिएबल को हमें अपडेट करना है 1 के साथ और माइनस करना है 1 के साथ। मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 एडिशन हो जाएगा जब हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज करेंगे।